हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। सबसे पहली यूनिट जो है हमारी, पहली यूनिट जो है फिजिक्स क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना विद्युत के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? विद्युत के बारे में। विद्युत माने आवेश के बारे में पढ़ना। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बता सकते हो वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत केवल आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत क्या होती है? वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत और बेटा कॉपी पेन निकाल करके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नोट्स आप जो अपने से बनाते हो उससे बेहतर नोट्स इस दुनिया में कोई नहीं होती। आप कहीं से भी हैंड रिटन नोट्स ले लो, टाइप नोट्स ले लो, वो दूसरे के लैंग्वेज में लिखी होती है, उसको आप जबरदस्ती अपने ऊपर थोपते हो। तो ये काम करना बंद करो। आप क्या करो? नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है? तो वो सबसे बेहतर नोट्स बनेगी। विद्युत क्या है? वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के बारे में पढ़ा जाए। आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं, ठीक है? उसे विद्युत कहते हैं। जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाए उसे हम विद्युत कहते हैं। आवेश की देखिए दो अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसके आधार पर विद्युत की दो अलग अलग ब्रांच बनती हैं। एक ब्रांच बेटा, पहले नंबर की ब्रांच ये है जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको कहेंगे बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत प्यार से समझेंगे। यहां से फिजिक्स समझ में ना आई तो फिर भगवान मालिक तुमको कोई नहीं सिखा पाएगा। दूसरा हम लोग को पढ़ना विद्युत चालन। क्या पढ़ना बेटा? विद्युत चालन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। आराम से समझना, ठीक है? स्थिर वैद्युत की थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात करें, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा एक वर्ड आया यहां पर, गौर करिए, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स माने होता बेटा रुका हुआ। स्टैटिक्स माने क्या होता? रुका हुआ, ठीक है? और एक वर्ड आया इलेक्ट्रो माने होता आवेश। इलेक्ट्रो माने क्या होता? आवेश, ठीक है? तो मतलब इस शाखा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? रुके हुए आवेश के बारे में। इसमें दो चैप्टर आपके मिलेंगे। पहला चैप्टर आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक चैप्टर आपको इसमें ये पढ़ना है इस यूनिट में। और दूसरा चैप्टर आपको इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव व धारिता। क्या पढ़ोगे? स्थिर वैद्युत विभव व धारिता, ठीक है? तो ये दो चैप्टर बाबू आपको पढ़ना है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करेंगे? चार्ज को लाएंगे, ऐसे रख देंगे और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना। आवेश को हिलाना डुलाना नहीं है, आवेश को रख करके उसका अध्ययन करना है, यानी स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो ब्रांच है विद्युत चालन। चालन मतलब होता है बेटा प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह मतलब बोले तो अंग्रेजी में फ्लो। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो। किसका फ्लो पढ़ना? चार्ज का फ्लो। मतलब ये विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या पढ़ना? गतिमान आवेश का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत यही एक चैप्टर है विद्युत धारा। एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, ठीक है? तो इसके अंतर्गत बेटा पढ़ना क्या है? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ना जाता है। गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? गतिमान आवेश का। तो दो हेडिंग लगा के लिख लेना। स्थिर वैद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युत की कहते हैं। विद्युत चालन क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत चालन कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब चलो हम आज से पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम चैप्टर का? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक? इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज
एंड फील्ड। ठीक, आराम से समझिएगा, पूरे चैप्टर को बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये देखो आपके डेली लाइफ में एक घटना मैं आपको दिखाता हूं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा जो कंघी होती, जो बालों में करने वाली कंघी होती, जिससे तुम अपना फुर्रुक बना के ठहरते हो। ठीक है, अगर हम उस कंघी को ले लें, ये कंघी के दांते निकले होते हैं बेटा, अगर इस कंघी को लेकर के आप अपनी खोपड़ी के सूखे बालों में रफ करें, क्या करो, आराम समझा, आप अपने खोपड़ी के सूखे बालों में कंघी को रफ करो, मतलब कंघी उठाए और ऐसे ऐसे जम के रगड़ दिए। बात समझो, आपने कंघी उठाई और अपने सूखे बालों में ऐसे ऐसे करके जम के रगड़ दिया, तो क्या होगा कि, और फिर इसके बाद इस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच ले जाओ। क्या करो, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच ले जाओ। आप देखो क्या कि जैसे ही कंघी को रगड़ करके हम इन कागज के टुकड़ों को पार ले गए, तो इन बेचारे टुकड़ों में एक अलग सी हलचल मच गई। हलचल का मतलब समझ रहे हो, कोई टुकड़ा कंघी की ओर आ रहा है, कोई टुकड़ा कंघी से दूर जा रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अच्छा, पहले कंघी को लेके जाते थे टुकड़ों के पास तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जब हमने कंघी को बालों पर रगड़ लिया तो पता नहीं इसके अंदर कौन सा गुण आ गया, कौन सा गुण आ गया, जिसके कारण ये क्या करने लगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने। तो ये जो गुण आता है किसी भी वस्तु के अंदर, इस गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश। मतलब आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कर लूं, सर ये जो आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण होता है किसी भी वस्तु के अंदर, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है, इसको बेटा कहते हैं विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होना। बात समझ में आई। तो विद्युत आवेश क्या है, तो हम इसकी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी वस्तु का वह गुण, तुम लोग भी लिखते रहना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। अपनी ओर क्या करती है बेटा, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। ये वस्तु में आवेश का गुण होता है। क्लियर हुआ आवेश क्या है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और देखो एक चीज बता दें, ये जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, इन क्लासेस का नोटिफिकेशन और ये जो मेरे लेक्चर के नोट्स हैं, इनको पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जाओ, जय महादेव विद्याकुल चैनल ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे हर चीज़ की नोटिफिकेशन, हर क्लास के लेक्चर नोट्स, PDF वगैरह वहीं पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक, इतना सबका हो गया, मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, आवेश के बारे में कुछ पॉइंट और जान लो। बेटा आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है और गुण में कोई दिशा नहीं होती। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खराब पढ़ाता हूँ, मैं चोर हूँ, चक्का हूँ, लफंगा हूँ, आप बताओ सब मेरे गुण है ना, तो इन गुणों की कोई दिशा होगी? कोई दिशा नहीं होगी। दिशा गुण की नहीं होती, ठीक है, गुण चारों तरफ विद्यमान है। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, आराम से समझना। ठीक, दूसरी बात समझ लो, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, बहुत प्यार से। अच्छा, मात्रक के पहले एक बात और समझ लो, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। कैपिटल Q से भी कहीं लिखा जाता है, कहीं स्मॉल q से भी लिखा जाता है, लेकिन लिखा किससे जाता है? Q से। Q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक क्या क्या होते हैं? तो बेटा कक्षा 10 में आपने पढ़ा था I बराबर Q/T। Q बराबर यहां से आएगा I × T। I बोले धारा, T बोले समय।
आई बोले तो धारा, टी बोले तो समय। धारा का मात्रक बोलो एम्पियर, धारा का मात्रक बोलो एम्पियर, टी का बोलो सेकंड। तो इसका मात्रक हो एम्पियर सेकंड, या इसी को कूलाम कहते हैं। एम्पियर सेकंड या इसी को कूलाम कहते हैं। और ये मात्रक होता है एम के एस में, ये मात्रक होता है बताओ किसमें, एम के एस पद्धति में। दूसरा इसका एक यूनिट होता है एसयू, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, याद रखना इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ठीक है। या यही मात्रक होता है फ्रैंकलिन, इसी का एक मात्रक होता है फ्रैंकलिन। ये जो दोनों मात्रक है सीजीएस प्रणाली में होते हैं। किस प्रणाली में होते हैं, सीजीएस प्रणाली में होते हैं। दो यूनिट आपको और मिलेंगे, हो सकता है शायद कहीं मिल जाए, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, या इसी को बेटा कहते हैं, या एक यूनिट और होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, ये साइंटिस्ट का नाम था। लेकिन ये दोनों पद्धति में नहीं है, ये दोनों मात्रक क्या है, पद्धति में नहीं है। एमकेएस में मात्रक होगा एम्पियर सेकंड या कूलाम, सीजीएस में होगा एसयू या फ्रैंकलिन, और ये ईएमयू और फैराडे होते हैं पर किसी पद्धति में नहीं है। अच्छा, इन सभी मात्रकों में सबसे छोटा मात्रक जो है, सबसे छोटा मात्रक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पेपर में कई बार पूछा गया। सबसे छोटा मात्रक इन सभी में है एसयू, सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक। अच्छा, और सबसे बड़ा मात्रक याद रखना भाई, सबसे बड़ा मात्रक, इन सभी मात्रकों में सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बेटा, फैराडे, ठीक। अच्छा, 1 फैराडे का कन्वर्जन याद कर लो, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम। 96,400 या 500, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग है मुझे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो ये आवेश से संबंधित इतनी बातें थी, इसे आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किसी वस्तु में आवेश आता कैसे है, या किसी वस्तु को आवेशित किया कैसे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आवेश की गणना कैसे करते हैं, बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। नोट हो गया भाई सबका, आगे बढ़ें और थकना नहीं, आज पढ़ते जाना लगातार, ठीक है। हाँ चलो शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, अब उसके बाद समझो अगली चीज समझना कि हम समझेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित करते हैं, आवेशन की क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक। तो आवेशन की 3 विधियां होती हैं सर, आवेशन की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना। कैसे आवेशित करना, घर्षण द्वारा आवेशित करना। दूसरा तरीका होता है किसी वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना। दूसरा तरीका है किसी वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना। कैसे आवेशित करना, चालन द्वारा, ठीक। और तीसरा तरीका होता है किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करना। कैसे आवेशित करना, प्रेरण द्वारा। इसको कहते हैं बाय फ्रिक्शन, इसे कहते हैं बाय फ्रिक्शन, इसको कहते हैं बाय कंडक्शन, और इसको कहते हैं बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। 3 तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें इसको समझाने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आवेशों के बीच में बल लगता है। अभी कूलाम के नियम में गौर से पढ़ेंगे, आवेशों के बीच में बल लगता है, ठीक है। आवेश 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेटा धन आवेश, कैसे आता अभी इस पे चर्चा होने वाली है, और एक होता है ऋण आवेश। तो 2 तरह के आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, ठीक। आवेशों के बीच बल कैसे लगता है बेटा, जो समान आवेश होते हैं, प्लस क्यू हो गया, ठीक है, माइनस क्यू हो गया। तो जब समान आवेश होते हैं तो इनके बीच लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण का बल। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। इनके बीच कौन सा बल लगेगा बाबू, इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण का, ठीक। जब विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच कौन सा बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल लगता है, ठीक है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है, ठीक। अब चलो, अब हम समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं।
इन तीनों मेथड्स को समझते हैं किस प्रकार से ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज होगा, किस प्रकार से वस्तु आवेशित होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग लगाओगे घर्षण द्वारा आवेशन। आगे बढ़े, बढ़ चलते हैं। ठीक, अगली हेडिंग लगाओगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन समझ लो, लिख लेना अपने से, ये एग्जाम में नहीं आता है लेकिन तुम्हें समझाना तो पड़ेगा ही। केवल वही चीज थोड़े ना पढ़ाई जाती है जो एग्जाम में आए, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं। ठीक है, केवल एग्जाम की बात एग्जाम टाइम पे करेंगे बेटू। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे केवल। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं तो इसको समझना। देखो बेटा, जैसे कोई भी एक वस्तु ये है ए, ठीक है, दूसरी वस्तु बी है, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। तो कहानी समझ लो। देखो, वस्तु जो होती है ये कई पदार्थों से मिलकर बनती है। कोई भी वस्तु जो होती है कई पदार्थ से मिलकर बनती है। पदार्थ जो होते हैं कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जब बात अणु की आती है तो अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पूरी कहानी थोड़ा गौर से समझना। कहानी शुरू होती है बेटा वस्तु से, वस्तु के बाद आते हैं पदार्थ, और एक पदार्थ में हजारों लाखों की संख्या में अणु होते हैं, और फिर एक अणु में लाखों की संख्या में परमाणु होते हैं। तो अंत में जो अंतिम कड़ी आती है परमाणु आती है। हालांकि परमाणु भी विभाज्य है, परमाणु में भी कई चीजें होती हैं, लेकिन हम अपनी स्टोरी को परमाणु पर रोक करके ही समझेंगे। परमाणु की बात करें तो बेटा, परमाणु में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस। केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती। पहली कक्षा जिसे के कोष कहते हैं, दूसरी कक्षा एल कोष कहते हैं, तीसरी कक्षा एम कोष कहते हैं। इन कक्षाओं में क्या मिलते हैं? इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद एम कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? के कोष, एल कोष, एम कोष, इस तरह से कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे मान लो एक वस्तु ये ए है, तो इसमें भी क्या हुआ होगा? एक नाभिक रहा होगा, के कक्षा रही होगी, एल कक्षा रही होगी, एम कक्षा रही होगी। ये के कोष है, ये एल कोष है, ये एम कोष है। ये ऑब्जेक्ट बी है तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे। पहली के कोष रही होगी, दूसरी एल कोष रही होगी, तीसरी एम कोष रही होगी। तो के एल एम इस तरह से कोष रही होंगी। अच्छा, इन कक्षाओं में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऐसे बना लेते हैं ये। ठीक, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा इमेजिन करना, मुझे इतनी अच्छी केमिस्ट्री आती नहीं है। देखो, समान अवस्था में कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो परमाणु होता है, ये विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत उदासीन होता है कोई भी परमाणु। उदासीन का मतलब समझ रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ये 3 पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो बर्बाद है, इस पे कोई आवेश ओवेश होता नहीं है। उदासीन परमाणु एक उदासीन तत्व है, इस पे कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो किसी परमाणु की अगर हम बात करें तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब जितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यूनिट का निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बराबर किसके है? निगेटिव चार्ज के। दोनों चार्ज इक्वल है। ठीक, जैसे हम अगर कहें, जैसे ये 2 वस्तुएं थी, वस्तु का एक एक परमाणु हमने ले लिया। अगर मैं इसमें कहूं ठीक, कि इस ऑब्जेक्ट के पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पक्की बात है इसके पास 14 प्रोटॉन भी रहे होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है तो पक्की बात है इसके पास 14 प्रोटॉन भी रहे होंगे। ठीक, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं इसके पास कहूं कि 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पक्की बात है इस पे 12 प्रोटॉन भी रहे होंगे। अब देखो क्या होता है, जब वस्तुओं को आपस में पकड़ करके आप रगड़ देते हो, जब 2 वस्तुओं को आप पकड़ करके रगड़ देते हो, तो होता क्या है बेटा कि यहां पर जब आप रगड़ते हो तो आप अपनी ऊर्जा खर्च करते हो। आपके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मिलती है।
किसको मिलती भैया? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। और ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिल जाती है तो ये क्या करते हैं? अपनी कक्षा छोड़ करके पड़ोसी परमाणु की कक्षा में चले जाते हैं। पूरी कहानी समझना। मान लो आपने इनको दोनों को आपस में रगड़ा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। ये संसार का नियम है, जिसको भी एनर्जी मिल जाएगी वो शांति से बैठेगा नहीं। अभी तुम्हारे जेब में 98 ना हो, तुम्हारे जेब में 1 रुपया ना हो, तो उसके बाद तुम घर में आराम से शांति से बैठ के पढ़ोगे। और अभी तुम्हारे पिताजी यहाँ कहते लो बेटा ये 1000 रुपए तुम्हारे, तो बेटा फिर पढ़ चुके। बेटा नहीं पढ़ेंगे, बेटा 1000 रुपया जेब में देखेंगे, कहेंगे वाह आज तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, चलो चलते हैं शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, दोस्तों को समोसा वोसा खिला देते हैं आज ना। तो पार्टी शुरू हो जाती। वो एनर्जी है तुम्हारे अंदर। जब वो तुम्हें एनर्जी के रूप में पैसे मिल गए, तुम शांति से नहीं बैठोगे, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम उछल कूद आवारा हो जाओगे। वही हाल इलेक्ट्रॉनों का है। जब आपने इसको एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया, अपनी कक्षा छोड़ा, अपना घर छोड़ा, दूसरे घर में घुस गया। अब पता चला बेटा कहानी ये हुई कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मैंने कहा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए भैया। तो आफ्टर रगड़ी रगड़ा कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 14। यहां पर कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन वही 12 है भैया। अब मामला डिसबैलेंस हो गया, दोनों परमाणुओं का डिसबैलेंस हो गया। इस परमाणु में क्या है? 14 प्रोटॉन है और इस पे क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन है। 14 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज कम है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन हैं, 12 प्रोटॉन है। निगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। मतलब यहां पे बेटा देखो क्या हुआ, 14 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज और 12 यूनिट का निगेटिव चार्ज। यहाँ उल्टा है, यहाँ 14 यूनिट का निगेटिव, 12 यूनिट का पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये जो वस्तु है, ये इसमें धन आवेश ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की यूनिट ज्यादा है, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? धन आवेशित। और इस वाले वस्तु में क्या हो रहा है? ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, पूरी कहानी मैंने यहाँ पे चित्र में समझा दी है, लिखाऊंगा नहीं, बोले दे रहा हूं, आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? जिन 2 वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है उनको आपस में रगड़ देते हैं। रगड़ने में खर्च की गई ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन, किसी एक वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। रगड़ने में खर्च की गई ऊर्जा से किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु के परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है और वो वस्तु कैसी हो जाती है? धन आवेशित। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, वस्तु कैसी हो जाएगी? धन आवेशित, ये ना भूलना। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं समान अवस्था से, वो वस्तु कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित। बात समझ में आ गई? ठीक है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वो कैसी? ऋण आवेशित। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो कैसी? धन आवेशित। क्लियर हुई सर? एक कहानी यहाँ पे और बनती, थोड़ा सा समझना। इधर इधर का रफ कर देते सर, इधर का रफ कर देते, समझो। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलेगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु कैसी हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी धन आवेशित। वस्तु कैसी हो जाएगी बताओ? धन आवेशित। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसका मतलब उसका द्रव्यमान कुछ कम हुआ। भैया इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है ना। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका मतलब कुछ तो द्रव्यमान गया ना। तो याद रखना वस्तु धनावेशित होगी और वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी बताओ? कमी हो जाएगी। अच्छा, जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? प्रवेश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और अधिकता हो जाएगी, वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा? वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित।
और जब ऋण आवेशित हो जाएगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं इसमें, तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। कभी कभी पूछ लेता है वस्तु ऋण आवेशित है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी हुई कि वृद्धि हुई। ऋण आवेशित है तो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, धन आवेशित है द्रव्यमान में कमी हुई। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये था बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। कैसे आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम समझेंगे चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। दूसरा तरीका अब हम समझेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। नोट हो गया सबका, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई बताओ क्या, कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन, इसको समझना बहुत से। इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, एक वस्तु है देखो। अच्छा, वस्तु में क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप से वितरित होता है। जैसे बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके भीतर धन आवेश है, इसके भीतर धन आवेश है, और जैसे इसके भीतर धन आवेश है उसी तरह से इसके भीतर ऋण आवेश है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप से क्या होते, वितरित होते हैं। चालन द्वारा आवेशन का तरीका यह होता है कि जिस वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना होता है उस वस्तु के संपर्क में हम एक उच्च आवेशित छड़ लेके आते हैं। उच्च आवेशित छड़ लाने का मतलब है वो धन आवेशित छड़ भी हो सकती है, वो ऋण आवेशित भी छड़ हो सकती है, लेकिन उसके भीतर ढेर सारा आवेश हो। ढेर सारा आवेश हो मतलब चाहे वो ढेर सारा धन आवेश हो चाहे ढेर सारा ऋण आवेश हो। ठीक, चलिए तो यहां पर मान लो एक वस्तु ले आए जिस पर ढेर सारा क्या है, धन आवेश है, ढेर सारा धन आवेश, और फिर वो इस वस्तु को ला करके वस्तु के संपर्क में रख देते हैं। जब एक उच्च आवेशित वस्तु को वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो देखो इसके भीतर क्या है, ढेर सारा धन आवेश। वस्तु के अंदर क्या है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों है। हमने आवेशों के बीच आपको बल समझाया कि समान आवेश जो होंगे वहां फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जहां विपरीत आवेश होंगे वहां पर आकर्षण का बल लगेगा। तो बेटा इसके भीतर का जो धन आवेश है, किसके भीतर का, छड़ के अंदर का, ये इस वाले धन आवेश को कहेगा ए हटो, तो इसके भीतर वाले धनावेश को झटका लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो होगा क्या कि जब हम वस्तु के संपर्क में इस छड़ का संपर्क बनाए रखेंगे तो क्या होगा बेटा, आराम समझना, कि वस्तु का जो धनावेश था वो प्रतिकर्षण के कारण, वस्तु का जो धनावेश था वो प्रतिकर्षण के कारण कहां चले जाएगा, छड़ से दूसरी ओर। ये देखो इसके भीतर ढेर सारा धनावेश था, वस्तु वाला धनावेश क्या हुआ, वो इधर चला आया। वस्तु वाला धनावेश क्या हुआ, वो इधर चला आया। अच्छा, और एक चीज बताएं, विपरीत आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। धन आवेश तो इस साइड चला गया, लेकिन इसके भीतर का जो ऋण आवेश है वस्तु के भीतर का, वो इधर चला आएगा, वो इधर चला आएगा। ऋण आवेश छड़ की ओर चला आएगा। ठीक है, मतलब कहा जाए कि वस्तु के अंदर एक तरह से आवेश का सेपरेशन हो जाएगा। जिधर छड़ लगी है उधर से धनावेश दूर चला जाएगा, जिधर छड़ लगी है उधर की ओर ऋण आवेश चला आएगा। ठीक, अब सर क्या करना है, सर अब क्या करना है कि इसका ये जो दूसरा भाग है इसको जोड़ देना है अर्थ से, इनको मिला देना है धरती मैया से। किसके मिला देना है, धरती। थोड़ा सा धरती माता की बात कर लेते हैं, हालांकि 3rd चैप्टर में बड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हो धरती मैया की। ठीक है, इनकी बेटा विद्युत धारिता अनंत होती है। विद्युत धारिता अनंत का मतलब समझ रहे हो, विद्युत माने आवेश, धारिता माने धारण करने की क्षमता। इनकी आवेश के धारण करने की क्षमता अनंत होती है। कितना बड़ा भी चार्ज हो आप अर्थ से कनेक्ट करा दो, वो डिस्चार्ज होकर 0 हो जाएगा, कितना भी बड़ा आवेश हो। ठीक है, कभी आपने देखा होगा ये जो बिजली के जो तार होते हैं, ये जो 2 तार हैं, कहीं पे पता चला कि जमीन में गिर गए और जमीन मान लो गीली है, जमीन पे ये तार टूट के यहां से ऐसे गिर गया, तो क्या लगता है आपको पूरी पृथ्वी पे करंट आ जाएगा, पूरी धरती के प्राणी मर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता।
कभी आपने सोचा कि अगर समुद्र के पानी में आपको पता है NaCl होता है, नमक होता है, NaCl जो कि एक विद्युत का अच्छा चालक बन जाएगा। भैया इसमें दो आयन होंगे ना, Na प्लस आयन होगा और Cl माइनस आयन होगा। कभी आपने सोचा कि अगर समुद्र में हम बिजली के दो तार गिरा दें तो क्या लगता है आपको, पूरे समुद्र के प्राणी खत्म हो जाएंगे? कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो समुद्र है ना बेटा, वो धरती मैया की गोद में तैर रहा है। धरती मैया की गोद में तैर रहा समुद्र। कोई भी नदी हो, कोई समुद्र हो, धरती मैया की गोद में है। आपने चाहे जितना बड़ा चार्ज दे दिया, वो धरती से कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्ट है, और अर्थ की कैपेसिटी कितनी इनफाइनाइट है। अर्थ की कैपेसिटी कितनी इनफाइनाइट है। कितना बड़ा भी चार्ज दे दो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना बड़ा भी चार्ज दे दो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, बात को थोड़ा समझना है, यहां पर अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे ही हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो बेटा अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान देना, कभी भी किसी वस्तु में आवेश का होना ना होना ये इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करता है। धन आवेश नहीं जाता कहीं पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का होना ना होना ये इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करता है। अब क्या है कि इधर का ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है, इसको जीरो करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इधर का भाग उदासीन हो जाएगा। फिर हम अचानक अर्थ का कनेक्शन और इस वस्तु का कनेक्शन हटा लेंगे। क्या करेंगे, इस वस्तु से अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, इस छड़ को भी हटा दिया, तो क्या हुआ भैया, वस्तु ने कुछ अपना खो दिया। क्या खो दिया, वस्तु ने अपना कुछ खो दिया। क्या खो दिया, धनावेश को खो दिया। पृथ्वी मैया के चक्कर में धनावेश को खो दिया, तो वस्तु के अंदर क्या ज्यादा हो गया, तो वस्तु के अंदर सर ऋणावेश ज्यादा। वस्तु में क्या ज्यादा हो गया, तो वस्तु के भीतर ऋण आवेश ज्यादा हो गया। वस्तु के भीतर ऋण आवेश ज्यादा हो गया, और इस प्रकार से वस्तु कैसी हो गई, ऋण आवेशित। वस्तु कैसी हो गई, ऋण आवेशित। चालन द्वारा आवेशन का तरीका आपके समझ में आया होगा। क्या करते हैं, जिस वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना होता है उस वस्तु के संपर्क में कोई एक उच्च आवेशित छड़ लाते हैं, ठीक है। अगर उच्च आवेशित छड़ मान लो धनात्मक है, तो वस्तु का समस्त धन आवेश छड़ से दूसरी ओर और समस्त ऋण आवेश छड़ की ओर आ जाता है। वस्तु के दूसरी ओर का संपर्क, वस्तु के दूसरी ओर को भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित मतलब धरती मैया से जोड़ देने पर, और छड़ का संपर्क हटा लेने पर वस्तु पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, और इस प्रकार से वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। लिख लोगे भाई, एक बार मैं फिर से पूरा पढ़े दे रहा हूं, आराम से समझ लेना, सीखना चीजों को। जिस वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना होता है उस वस्तु के संपर्क में उच्च आवेशित छड़ लाते हैं। अगर उच्च आवेशित छड़ धनावेशित है तो वस्तु के भीतर का समस्त धनावेश दूसरी ओर, समस्त ऋण आवेश वस्तु की ओर, छड़ की ओर चला जाता है। वस्तु के दूसरी ओर को या धनावेशित भाग को भू संपर्कित करने पर और छड़ का संपर्क हटा लेने पर वस्तु पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, और इस प्रकार से वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। एक बात और याद रखना कि चालन विधि में वस्तु में जो आवेश आएगा वो इस छड़ के आवेश का विपरीत आएगा। देखो अंत में वस्तु कैसी हुई भैया, ऋण आवेशित हुई। ऋण आवेशित क्यों हुई, ये वस्तु ऋण आवेशित क्यों हुई, क्योंकि हम यहाँ पर धन आवेशित छड़ लाए थे। उल्टा थोड़ा सा पूरा सीन अपने दिमाग में क्रिएट करो कि अगर हम ऋण आवेशित छड़ लाए होते, अगर हम ऋण आवेशित छड़ लाए होते तो क्या होता, यहाँ पे अंत में क्या मिलता, धन आवेश मिलता। बात समझ में आ रही ना सबके? तो ये था चालन द्वारा आवेशन। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमें समझना, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या समझना, प्रेरण द्वारा आवेशन। इतना नोट करो भाई, फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे बेटा, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा एक शब्द यहां पे हमने लगाया प्रेरण। प्रेरण का मतलब क्या सर? प्रेरण का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी क्लास में रोज पढ़ने जाते हो, आपकी क्लास के 4 बच्चे बहुत शैतान हैं,
आप एक सीधे साधे बच्चे थे, आपके मम्मी पापा ने एडमिशन करा दिया, आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, आप उन 4 शैतान बच्चों की संगत में पड़ गए और उनकी संगत में रहते रहते शैतान हो गए। चारों बच्चे नंबर 1 के लोफर थे, लफंगे थे, रोज चोरी चमारी करते थे, और आप उनके साथ रहते रहते आप भी वैसे बन जाओ। तो ये जो घटना है ना, इसको कहते प्रेरण। प्रेरण मतलब किसी से प्रेरित हो जाना, किसी को देख करके उसके गुण को अपने अंदर ले लेना, इस घटना को प्रेरण कहते हैं। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट के साथ होगा चार्जिंग के टाइम पर भी। जैसे मान लो बेटा एक वस्तु है, ठीक है, तो भैया इसका मतलब वस्तु में धन आवेश भी है और वस्तु में ऋण आवेश भी है। कोई अगर एक वस्तु है तो इसका मतलब हुआ वस्तु में धन आवेश भी है और इसी वस्तु के भीतर क्या है, ऋण आवेश भी है। दोनों तरह का आवेश इस वस्तु के भीतर है। हमने क्या किया, आराम से समझना, हमने क्या किया, वस्तु के बगल में संपर्क में ना, समझो, संपर्क में ना, तो अपने दोस्त से जाकर गले मिल जाओगे तब नहीं, वो तब ये नहीं कहा जा सकता तभी चोर बनोगे। उसके साथ रहना, उसके अगल बगल रहना है, ये नहीं जाकर उसको गले लगा लो भाई आओ तुम, ऐसे मत करना, ठीक है। समझो, वस्तु के बगल में हमने एक उच्चावेशित वस्तु रख दी जिसपे मान लो ढेर सारा धनावेश। अब जब ढेर सारे धनावेश वाली उच्चावेशित वस्तु इसके बगल में रख दोगे तो इसके भीतर के जो धनावेश हैं वस्तु के भीतर के, उसमें इन धनावेशों का प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके भीतर का जो ऋण आवेश है वो इधर की ओर आएगा। मतलब हम वस्तु के थोड़ा धीमी प्रक्रिया होगी, बात को समझना, चालन जैसे फास्ट थोड़े ना होगा, ये बगल में ऊंचा वैसे चल, तो इसके भीतर का धन आवेश, सॉरी उल्टा हो रहा, इसके भीतर का जो धन आवेश होगा वो दूसरी ओर जाएगा, जा बेवफा जा तुझको बुला दिया ना, और इसके भीतर का जो ऋण आवेश है, वस्तु के भीतर का जो ऋण आवेश है वस्तु की ओर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इसके दूसरे भाग को भू संपर्कित कर देना है, भू संपर्कित, धरती मैया से मिला देना बाबू, धरती मैया से, जिनकी धारिता कितनी है, इनफाइनाइट है, कितना बड़ा भी आवेश लाओ बर्बाद कर दे, कितना बड़ा भी आवेश लो बर्बाद कर दे। ये जो जितना ढेर सारा धन आवेश है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन झम्म से आएंगे और सारे धन आवेश को बर्बाद कर देंगे। जैसे ही वस्तु के बगल से इस वस्तु को हटा देंगे और भू का संपर्क हटा देंगे, धरती मैया से कनेक्शन तोड़ देंगे, तो फिर वस्तु ने अपना कुछ खो दिया है। क्या खोया है, धन आवेश खोया है। तो इसके भीतर क्या आएगा, इसके भीतर ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये वस्तु जो होगी ये कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित तो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। प्रेरण द्वारा आवेशन का क्या तरीका है, जिस वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करना होता है उसके बगल में हम एक उच्च आवेशित वस्तु रख देते हैं। अगर मान लो वस्तु धनावेशित है तो वस्तु के भीतर का धनावेश दूसरी ओर, ऋण आवेश वस्तु की ओर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे भाग को भू संपर्कित करने पर और वस्तु का संपर्क हटा लेने पर वस्तु में ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार से वस्तु आवेशित हो जाती है। एक बात याद रखना, प्रेरण द्वारा जो आवेशन होगा इसमें भी क्षण के विपरीत आवेश आएगा, क्षण के विपरीत आवेश आएगा, ठीक। और एक बात सबसे बड़ी, प्रेरण द्वारा आवेशन एक मतलब कहा जाए एक स्लो प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। एक कैसी प्रक्रिया है बेटा, धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। इसमें भी वही चीज है, आप धन आवेशित वस्तु लाए थे, लास्ट में आपको ऋण आवेश मिला, आप ऋण आवेशित वस्तु लाए होते, लास्ट में आपको धन आवेश मिलता। तो इसमें भी सदैव विपरीत आवेश ही आता है, ठीक। तो ये आवेशन की विधियां हो गई। एक तरीका और भी होता है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, और एक होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। अलग प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपकी फिजिक्स में एक चैप्टर दिया हुआ है। जब धातु के किसी टुकड़े पर, जैसे ये धातु का एक टुकड़ा है, मान लो ये धातु का क्या एक टुकड़ा है, जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों से हम आवेश को उत्पन्न कर लेते हैं। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। और तापायनिक उत्सर्जन का मतलब होता है किसी धातु के टुकड़े को गर्म कर देना, ऊर्जा दे देना गर्म करके, बात वही है ना। तो ये दो तरीके और होते हैं, लेकिन उसके पहले अब हम समझेंगे किसी वस्तु में आवेश की गणना।
ठीक है, किसी वस्तु में आवेश की गणना। ठीक, या तो एक चीज और समझ लो कि मूल आवेश क्या होता है, उसके पहले समझ लो मूल आवेश क्या है। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश क्या होता है? तो बेटा किसी वस्तु में संभव न्यूनतम आवेश, किसी वस्तु में संभव न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। बड़े सिंपल से तरीके समझो, किसी वस्तु में संभव, किसी वस्तु में संभव न्यूनतम आवेश को, संभव न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश होता किसके बराबर है? तो मूल आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पे लिख देना, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या कहते हैं बताओ? मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक, कितना होता है? तो E बराबर होता 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। कितना होता? 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। ठीक, E से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये न्यूनतम आवेश है। तो मतलब सभी वस्तुओं के लिए या कोई भी वस्तु के लिए याद रखना कि जो चार्ज होगा Q का मान वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू E होगा, लेस देन E नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यूनतम संभव आवेश है। बात समझ में आ गई भैया? ये क्या है? न्यूनतम संभव आवेश है। ठीक, अगली हेडिंग लगाओ कि किसी वस्तु में आवेश की गणना। हेडिंग लगा लो बेटा, किसी वस्तु में आवेश की गणना। नेक्स्ट हेडिंग है किसी वस्तु में आवेश की गणना। किसी वस्तु में आवेश की गणना। ठीक है, अब हमने तो समझ लिया भाई चार्ज होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कैसे होता है, चार्ज किस तरह से आता है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, सब समझ लिया। लेकिन कितना होता है इस चीज को अब समझेंगे। बेटा इसके लिए मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका आवेश Q है। अब अगर मान लो कि इस वस्तु में समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होता, अगर मान लो वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो, वस्तु में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया हो या वस्तु बहुत दानी दाता हो, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दी हो, तो वस्तु में चार्ज Q बराबर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1E। मान लो दो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं तो चार्ज Q बराबर होगा 2E। तीन इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं तो चार्ज Q बराबर होगा 3E। और इसी तरह से सोच मेरे भाई, यदि वस्तु में, अगर इसी तरह से वस्तु में n इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो, वस्तु में क्या हो? n इलेक्ट्रॉन कम हो या क्या हो बेटा? ज्यादा हो। n इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे तो वस्तु में आवेश कितना होगा? Q बराबर कितना हो जाएगा बताओ? Q बराबर n। यहां n क्या है? n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10 टू पावर -19। 1.6 10 टू पावर -19। क्लियर हुआ? तो ये एक फॉर्मूला बन गया Q बराबर NE। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे? किसी भी वस्तु में आवेश की गणना कर सकते हो। अब आपको एक चीज हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋण आवेश आएगा, धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो ऋण आवेश आएगा। चलो और दो सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन मान लो मैंने आपके सामने लिखा, बहुत प्यार समझना। पहला क्वेश्चन क्या है? मान लो हमने कहा किसी वस्तु में 8 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश है। किसी वस्तु में
8 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश है वस्तु में, बहुत सिंपल सवाल है। 8 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश है। कैसा आवेश है बेटा? धन आवेश है। और हमने आपसे पूछा वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? कमी या बताओ क्या है? अधिकता है। हमने क्या पूछा? एक वस्तु में 8 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश है, वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। Q बराबर हमने दे दिया 8, सॉरी बेटा, सॉरी समझ 8 इलेक्ट्रॉन। नंबर आप बिना मारकर गिरे कोई लेक्चर पूरा नहीं होता। उठ जा भाई, उठ जा। चलो, क्या दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 8 दिया है, और फिर पूछ क्या रहा? कितना आवेश होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश ही क्या दिया गया? मैं सवाल 8 कूलाम का धन आवेश है। सवाल है गलत लिख के बैठे हैं। ये लो, 8 कूलाम का होगा, 8 कूलाम का धन आवेश है। ठीक है, तो बेटा चार्ज Q बराबर आपको दे दिया गया 8 कूलाम। 8 कूलाम का कैसा आवेश है? धन आवेश है। अब यहां धन आवेश है, इससे आप समझ सकते हो कि वस्तु इलेक्ट्रॉन निकले हैं कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए हैं। भैया एक बात बताओ, धन आवेश कब आता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। निकल जाते मतलब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा लिख देना सजा के, क्योंकि वस्तु में धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। अतः वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, कमी होगी तो कितने की कमी होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला जिंदाबाद, Q बराबर NE। Q बराबर 8 रखो, N निकालना, E का मान 1.6 10 की पावर -19। तो N बराबर कितना आएगा? 8 बटे 1.6 10 की पावर -19। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 16 पंचे 80 पाओ। कितना आ गया? 5 गुणित 10 की घाते प्लस का 19। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बात समझ में आ गई? नोट कर ले भैया। एक सवाल और करेंगे, बड़ा प्यारा सा। एक सवाल और करेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल। ठीक है, इतना नोट कर ले भाई, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, एक वस्तु में 1 कूलाम का, बड़ा प्यारा सवाल और गलती इस पे वाजिब है। 1 कूलाम का धन आवेश है। 1 कूलाम का बताओ क्या है? धन आवेश है। तो वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या बताओ क्या होगी? अधिकता होगी। ये सवाल है। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे और कितना आवेश है? Q बराबर 1 कूलाम का धन आवेश। बेटा Q बराबर दिया 1 कूलाम। कौन सा आवेश है बाबू? धन आवेश। अच्छा, धन आवेश है तो भैया क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ना। इलेक्ट्रॉन निकले होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। बात समझ में आई? अब कितने की कमी होगी? Q बराबर हम NE लिख सकते हैं, बराबर में 1। N बराबर 1/E, और E क्या है? द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ जाएगा। दशमलव हटाओ, 0 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो N बराबर कितना आ गया बताओ? 10/16। 10 की घाते ऊपर गया, 10/16 + 19। एक 0 हमने इनसे कहा और दे दो, तो ये हो गया 100/16। 10 की घाते प्लस का 18। 16 से काटा 6.25।
ज्यादातर बच्चे यही लिख के चले आते हैं 6.25 10⁻+18। बेटा ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो भाई। ये है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सिस्टम ये है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पूर्ण संख्या के रूप में निकलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 6 निकलेगा, 7 निकलेगा, 8 निकलेगा। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता भैया 5.5 इलेक्ट्रॉन निकले, 6.5 इलेक्ट्रॉन निकले, 7.5 इलेक्ट्रॉन निकले। ऐसा कभी हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। और ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण। क्या बोला जाता है बेटा? क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, वो 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 4.5 का ना माना जाएगा। ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यहां पे पूरी हेडिंग लगा लेना, क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत बेटा क्या कहता है? किसी वस्तु में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। और इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी को आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, चलिए तो अगली हेडिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं? आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे बेटा, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। ठीक है, देखिए समझो, किसी भी वस्तु में 2 ही गुण होते हैं। अगर कोई वस्तु की बात करें तो वस्तु के अंदर 2 मूलभूत गुण हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान होता है और एक होता है वस्तु में आवेश। क्या होता है? एक वस्तु में वस्तु का द्रव्यमान होता है, एक वस्तु का आवेश होता है। तो इन दोनों चीजों की तुलना करेंगे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, क्लास 11 की जो फिजिक्स आप पढ़ते हो उसमें पूरे द्रव्यमान के बारे में ही पढ़ा जाता है। और जब हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की, तो क्लास 12 की फिजिक्स में आप केवल आवेश के बारे में ही पढ़ते हो। ठीक, तो हम इन दोनों की तुलना, आवेश के द्रव्यमान की तुलना करने वाले। तो हेडिंग लगा लोगे, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आराम से समझिएगा तुम। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। ठीक, देखो दोनों को अलग अलग कॉलम में समझ लो। एक तरफ आवेश लिख लो और एक तरफ द्रव्यमान लिख लो। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो आवेश होता है बेटा, ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। द्रव्यमान जो होता है ये सदैव पॉजिटिव होता है। किसी भी वस्तु, अगर वस्तु है तो इसका मतलब उसमें द्रव्यमान है। जीरो द्रव्यमान की वस्तु नहीं हो सकती, नेगेटिव मास की भी नहीं हो सकती। वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होगा, आवेश धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और जीरो भी होगा। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरी बात देखो, या इस बात को मैं ऐसे समझा दूं, ठीक है, कि बस रुको, ऐसे समझा देते, पॉइंट वाइज समझा देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बिना
बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश हो ऐसा संभव नहीं है। मैं पॉइंट लिख रहा हूं, फिर समझना। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश हो, बिना द्रव्यमान के आवेश हो ऐसा संभव नहीं है। भैया जब द्रव्यमान ही नहीं होगा तो वस्तु कहाँ होगी, और जो वस्तु नहीं होगी तो आवेश कहाँ से लाओगे। थोड़ा सा लाइन को गौर से समझना। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, भाई हो सकता है कोई वस्तु हो जिस पर आवेश Q बराबर 0 हो, कोई वस्तु हो जिसका आवेश Q बराबर 0, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु है तो इसके पास आवेश नहीं है, परंतु वस्तु है तो इसलिए द्रव्यमान तो जरूर होगा। लेकिन अब आप ऐसा कहो कि वस्तु हो जिसके पास द्रव्यमान ही ना हो, आवेश हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान नहीं तो वस्तु कहां से आई। तो जो वस्तु नहीं है तो फिर द्रव्यमान आवेश कहां से लाओगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तीसरी बात कि आवेश का मान जो है वो गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, गति पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। गति पर क्या करता है, निर्भर करता है। बात समझ में आई। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसे फटाफट भाई, हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप समझ सकते हो, 3 तो हो ही गए। चौथे पॉइंट में समझो कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही पूर्ण गुणज होना है। परंतु द्रव्यमान का कोई क्वांटीकरण नहीं होता, आवेश का क्वांटीकरण होता है, परंतु द्रव्यमान का कोई क्वांटीकरण नहीं होता। द्रव्यमान का कोई क्वांटीकरण नहीं होता है। ठीक, ये पॉइंट आप नोट कर लो। एक डिफरेंस और भी कह सकते हो, भैया आवेशों के बीच में लगता है वैद्युत बल, और वो वैद्युत बल आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। मतलब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। परंतु द्रव्यमानों के बीच में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, सदैव आकर्षण बल ही लगता है। ठीक है, तो एक पॉइंट में आप ऐसे कह सकते हो, द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जबकि आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं। बात समझ में आई सब लोगों को। नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए भाई। द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण, जबकि आवेश के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, अगली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि एक साबुन का बुलबुला है, अगर उसको आवेश दिया जाए तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो एक हेडिंग लगाना बेटा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर, बुलबुले को क्या करने पर, आवेशित करने पर
आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अगर हम आवेशित करें तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज को समझना गौर से, इस चीज को आराम से समझना। अगर मान लो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r है, द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है, ठीक है, और मान लो घनत्व तो d है, घनत्व कितना है, d है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। भैया फॉर्मूला ये है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मेन फॉर्मूला ये है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे बताओ क्या, आयतन। यहां से द्रव्यमान बराबर निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, द्रव्यमान बराबर मिलेगा आयतन गुणित घनत्व। क्या मिल जाएगा बताओ, आयतन गुणित घनत्व। क्या आ जाएगा, आयतन गुणित घनत्व, आयतन गुणित घनत्व। साबुन के बुलबुले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, साबुन के बुलबुले की। बुलबुला गोलाकार होता है, गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है, तो द्रव्यमान m हो गया, गोला की बात हो रही है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, इंटू घनत्व कितना होता है, d, घनत्व कितना होता है, d। अब यहां से अगर मैं r क्यूब बराबर निकालू, केवल r क्यूब बराबर, तो r क्यूब बराबर आ जाएगा 3m अपॉन में 4 पाई d। कितना आ गया बताओ, 4 पाई d। तो r बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 3m अपॉन में 4 पाई d की पावर, ये 3 लगी उधर जाएगी 1/3 हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1/3, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3/4 पाई d का पावर 1/3 इंटू m की पावर 1/3। यहां से आपको समझ में आ रहा कि ये पूरा कांस्टेंट है 3/4 पाई d, तो r जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m की पावर 1/3। r जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m की पावर 1/3 की, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा यहां पे समझना, यहां पे समझना, आवेश दो तरह था, एक था वस्तु पर धन आवेश, एक था वस्तु पर बताओ क्या, धन आवेश। धन आवेश कब आता था, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब द्रव्यमान घटेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब हुआ द्रव्यमान घटा। अगर द्रव्यमान घट रहा है तो इसका मतलब हुआ भैया यहां से समझो कि त्रिज्या r भी क्या होगी, घटेगी। और जब त्रिज्या r घटेगी इसका मतलब बताओ क्या हो गया, आकार घट जाएगा, आकार क्या होगा, घटेगा, आकार घटेगा, ठीक। तो कुल मिला के पॉइंट हमें क्या पकड़ना कि धन आवेश देने पर, अगर आप साबुन के बुलबुले को क्या करते हो, धन आवेश दोगे, ठीक है, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी चीज समझो, ऋण आवेश कब आता था भैया, ऋण आवेश तब आता था वस्तु में जब आप वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराते थे, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते थे तो वस्तु में कौन सा आवेश आता था, ऋण आवेश आता था। तो धन आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो रही तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई द्रव्यमान क्या हो रहा है, इस समय बढ़ रहा है। द्रव्यमान क्या होगा बताओ, द्रव्यमान बढ़ रहा है। अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो त्रिज्या r भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। r भी क्या होगी, बढ़ेगी, त्रिज्या r बढ़ेगी, इसका मतलब आकार क्या हो जाएगा भाई, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। 2 पॉइंट हुए, ऋण आवेश है तो आकार घटेगा और धन आवेश है तो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अगर किसी भी साबुन के बुलबुले को आप धन आवेश देते हो तो उसका आकार घट जाएगा, ऋण आवेश देते हो तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक, नोट करो। अच्छा, अगली चीज समझें कि अगर हम दो आवेशों को तार से जोड़ दें तो उन पर आवेश की गणना कैसे होगी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सवाल के बीच में यूज होता हमेशा कि दो आवेशों को
हेडिंग लगाओगे, दो आवेशों को तार से जोड़ने पर आवेश की गणना, अगर दो आवेशों को मान लो हम तार से जोड़ दें तो उन पर आवेश की गणना कैसे करेंगे। बात को थोड़ा गौर से समझना भाई, ठीक। मतलब मेरे कहने का ये है कि मान लो हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, ठीक है, एक आवेश Q2 है, और हमने क्या किया कि दोनों को तार से जोड़ दिया, Q1 और Q2 आवेश को क्या कर दिया, तार से जोड़ दिया। ये बीच में एक तार लाए, चालक तार जोड़ दिया, चालक तार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो उसके बाद कितना कितना आवेश आएगा, तो याद रखना दो वस्तुओं को अगर आप कभी भी किसी चालक तार से जोड़ देते हो या आपस में टच कर देते हो तो उनके बीच का जो कुल आवेश होगा, दोनों का कुल मिला करके वो दोनों में बराबर बराबर आधा आधा बढ़ जाएगा। भैया अगर Q1 Q2 अलग अलग आवेश था तो कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 कितना होगा बताओ, Q1 प्लस Q2 आधा आधा, मतलब आधा इसको मिल जाएगा, आधा कितना इसको मिल जाएगा। मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, समझना, सवाल में यूज करेंगे। हमने कहा एक 10 कूलाम आवेश की वस्तु है और एक पर 30 कूलाम आवेश है, और हमने कहा दोनों को कनेक्ट कर दो, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद भैया वस्तु पर आवेश कितना आएगा, टोटल बना 40 कूलाम, 20 कूलाम इसको मिल जाएगा और 20 कूलाम इसको मिल जाएगा। तो कुल आवेश कितना कितना मिल जाएगा, दोनों को 20-20 कूलाम में मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ इतना, नोट कर लो भाई, तो फिर आगे बढ़े। आ रहा है सबके समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये आवेश के बारे में हम लोगों ने पूरी कहानी समझ ली, आवेश के सवाल भी कर लिए। अब आ जाओ, आवेशों के बीच में बल लगता है, आवेशों के बीच में बल लगता है, लेकिन कब कहां कितना लगता है, इसके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी फॉर्मूला तुम्हें बताने वाले हैं, कूलाम का नियम। कूलाम बेटा फ्रांस के एक साइंटिस्ट से सन 1761 में इन्होंने अपना नियम दिया था, और इन्होंने अपना नियम कहीं अपने मन से कुछ नहीं दिया था। सुनो, नंबर 1 के नकलची थे चचा। ये क्या थे, कक्षा 11 में न्यूटन के नियम को पढ़े थे, न्यूटन भैया के नियम को इन्होंने पढ़ा था, और इन्होंने उन्हीं के नियम को एकदम फोटो स्टेट कर दिया, बना दिया कूलाम का नियम। बाकी इनका अपना खुद का कोई नियम नहीं। समझो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने 11th क्लास की फिजिक्स उठाई और उसमें देखा न्यूटन चाचा को। तो न्यूटन चाचा ने बताया था कि दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और कितना लगता है, न्यूटन चाचा ने बताया कि यो जो बल लगता है द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। क्या बात बताई कि जो बल लगता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। कूलाम चाचा ने कहा, इन्होंने कहा अच्छा आपका बल अनुक्रमानुपाती है, तो हमारे में भी अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो इनके बीच भी बल लगता है, वैद्युत बल, और वो वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल का भी अनुक्रमानुपाती होता है। मेरी बात समझ में आई? न्यूटन ने कहा था कि द्रव्यमानों के बीच का बल द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। कूलाम ने कहा कि आवेशों के बीच का बल आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। फिर न्यूटन ने कहा कि द्रव्यमानों के बीच का बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा द्रव्यमानों के बीच का जो बल है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। कूलाम ने भी कहा अच्छा तुम्हारा बल ऐसा है तो हमारा बल भी दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। लो एकदम फोटो स्टेट कर दिए इनके नियम का और बना दिए क्या, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेश, भैया ध्यान देना, बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहा हूं, दो स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश भैया तुम पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, इसमें आवेश को रख देना, हिलाना डुलाना नहीं है। तो इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का जो वैद्युत बल होगा, कौन सा बल, वैद्युत बल,
आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, तथा ये वैद्युत बल बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। चलो तो कूलाम का नियम पहले गौर से पूरा लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। तो क्या बताया गया कूलाम के नियम में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत प्यार से लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु, भले नकल करके बताएं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी किताब में तो हम तो मन से पढ़ेंगे ना। तो लिखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल, वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल का, आवेशों के गुणनफल का, किसका बेटा, आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बताया गया कूलाम के नियम। फिर से एक बार समझ लो, दो आवेशों के बीच का बल उन आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब मान लेते हैं, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। हमने माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो कूलाम के नियम में क्या बताया गया, कूलाम के नियम से यह बताया गया कि बीच का बल जो F है अनुक्रमानुपाती होगा इनके गुणनफल Q1 इंटू Q2 का। समीकरण नंबर 1 मानो, बीच का जो बल F है व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग का। समीकरण नंबर 2 मानो। अब जब हम इन दोनों समीकरणों को मिला देते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो हमें मिलता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या मिलता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बेटा ये जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा है, Q1 इंटू Q2 और बटे R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो एक नया तुम्हें अक्षर दिख रहा ना एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 पढ़ो या एप्सिलॉन नॉट पढ़ो। एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ये होता क्या है सर, तो इसको कहते हैं बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता। बात समझ में आ गई क्या है, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया कूलाम के नियम का, ठीक। नोट करो फिर आगे बढ़े। आया समझ में, चल आगे बढ़ते। देखो अब नोट पॉइंट में लिखोगे, अब पूरे नोट पॉइंट होंगे, जबरदस्त नोट पॉइंट, ठीक। पहला नोट पॉइंट क्या है, हमें भैया फॉर्मूला मिला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। थोड़ा इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम जरूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट को, इसका मात्रक निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक समझना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, हजारों बार आ चुका हो। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालें तो इसको इधर लाओगे तो 1/4 पाई लिखा है, बल F उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। हम क्या निकालने चले हैं सर, हम क्या निकालने चले हैं, हम चले हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने। 1/4 पाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, 2 बार लिखा है, बोलो कूलाम का स्क्वायर बटे F क्या है, बल, बल का मात्रक बोलो न्यूटन, R क्या है दूरी, मात्रक बोलो मीटर।
तो क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं, मात्रक। ठीक है, अगर मात्रक निकाल लिए हो सर तो बीमा निकालना भी आपको बहुत ही आसान है। मात्रक निकाल लियो तो बीमा निकालना भी बहुत आसान है। मात्रक हमें क्या मिला है, मात्रक हमें मिला है कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर तो कूलाम के लिए क्या होता है, AT 2 बार है तो स्क्वायर लगा देना, MLT -2 ये न्यूटन और फिर L2 लगा दे। ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, A2T2 अपॉन में तुम्हें क्या मिल रहा है, MLT -2 इंटू L2। इन सबको ऊपर लेके जाते हैं, देखो क्या मिलेगा। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो M-1 हो जाएगा, L1 2 3 ऊपर गया -3, T2 है ऊपर गया -2 तो 4 हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा A2। तो क्या मिल गई बीमा, M-1 L-3 T4 A2। ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी, कई बार पूछी जा चुकी एग्जाम में। ठीक है, याद रखना इसको भैया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, नोट कर लो भाई। अच्छा, अगला नोट पॉइंट समझेंगे। अगला नोट पॉइंट देखो, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अगर आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ है। तो बेटा यहां से बताओ, ऐसे समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹। अगर आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये बटे में चला आएगा, यानी हो जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹। 1/4 पाई 9 × 10⁹। अब यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना। ठीक, तो 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 9 × 10⁻, कितना 9। भैया इसको घर में आराम से हल कर लेना, तो ये वैल्यू आएगी 8.85 10⁻⁻12। कितनी आएगी, 8.85 10⁻⁻12। यूनिट होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, एप्सिलॉन नॉट की। नोट करो फटाफट फिर आगे बढ़े। ठीक, अच्छा अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगले पॉइंट को समझना। देखो अभी अभी हमने देखा, जब दो आवेश निर्वात में हैं, जब दो आवेश बताओ कहां हैं, निर्वात में है, निर्वात में है, तो उनका फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इन्हीं दोनों आवेशों को माध्यम में रख दें, जब दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, किसमें हो, माध्यम में हो, तो F मीडियम का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर अब दोनों को डिवाइड कर दें तो इसे फोर्स ऑन एयर कह रहे हैं, इसे फोर्स ऑन मीडियम कहेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 से अगर 1 व 2 का भाग दें तो फोर्स ऑन एयर डिवाइड बाई फोर्स ऑन मीडियम इक्वल्स टू, बताओ कितना मिला, Q1 सॉरी क्या मिला आपको, क्या मिला भाई, आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बटे में क्या मिला
1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो बेटा गौर से देखना, ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4πε0 कैंसिल, 1/4πε0 कैंसिल। के कहाँ चला जाएगा ऊपर, के कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब फोर्स ऑन एयर डिवाइड बाय फोर्स ऑन मीडियम इक्वल्स टू के मिल गया। अच्छा ये के क्या है सर, तो के को बेटा कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, जो कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। सवाल आएंगे तो उस पर दिया रहेगा, सवाल आएंगे तो उस पर दिया रहेगा। फोर्स ऑन एयर डिवाइड बाय फोर्स ऑन मीडियम इक्वल्स टू कितना, के। व्हाट इज के, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसका मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अच्छा सर आगे बढ़े फिर, चलो भाई फिर आगे चलते हैं। अगली बात थोड़ा गौर से समझना। देखो अगली बात में समझाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सवाल अभी लगाएंगे ढेर सारे तो बहुत मजा आने वाला है। देखो अगर मान लो कहीं पर दो आवेश रखे हैं, दो आवेश रखे हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, तो बेटा इनके बीच एक बल लगेगा, वो बल होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर मान लो कहीं पर दो से ज्यादा आवेश रखे, तीन आवेश हमने रख दिया, किसी निकाय में एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा एक आवेश Q3 है, और मैंने कहा कि इन तीनों आवेशों के निकाय में, निकाय माने सिस्टम होता है, तीनों आवेशों के निकाय में कितने बल लगेंगे, तो आप देख रहे हो एक बल इनके बीच लगेगा, बोलो हाँ सर, एक बल इसके बीच लगेगा, एक बल इसके बीच लगेगा, मतलब F1 F2 F3 कितने बल लगेंगे भाई, तीन बल लगेंगे। दो आवेश के बीच कितना बल लग रहा था, एक बल लग रहा था। अगर हम कह दें चार रख दिए, तो अगर हमने आपसे कह दिया कि चार आवेश हैं Q1 Q2 Q3 और Q4, अब बताओ इनके बीच कितने बल लगेंगे, अब बताओ इनके बीच कितने बल लगेंगे। तो आप कहोगे सर एक बल तो ये हो गया F1, एक बल ये हो गया F2, एक बल ये हो गया F3, एक बल ये हो गया F4। अब बताओ और भी बल लगेंगे, इन चार बलों के अलावा और भी बल लगेंगे। कौन सा, एक बल लगेगा बेटा Q1 Q2 Q4 के बीच में F4, एक बल लगेगा Q1 Q3 के बीच में F5 और F6। कुल बलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो भैया 2 के 3 के 4 के तो हो गए। अब मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि कोई निकाय है, उस निकाय में 10 आवेश रखे हैं, पूरे 10 आवेश रखे हैं। अब उन 10 आवेशों के निकाय में कितने बल लगेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे भाई, इस तरह सेटिंग मिलाना पड़ेगा, तुम्हारे बीच का, उसके बीच का, उसके बीच का, तो ये सब काम नहीं कर। एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, n आवेशों के बीच में वैद्युत बल, n आवेशों के बीच में, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेना, n आवेशों के बीच लगने वाले, n आवेशों के बीच लगने वाले बलों की संख्या, वो संख्या होती है n -1/2, n -1/2। देखो चेक कर लो फॉर्मूले से, दो के बीच अगर लगाओगे तो दो में से एक गए, 1/2, 2 बर्बाद, कितने बल आ गए, 1 बल आ गए। 3 के बीच अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो 3 में से एक गए, 2/2, 2 उड़ गए, कितने बल आ गए, 3। 4 के बीच अगर लगाओगे तो 4 में से गए, 3/2, 2 दूना 4 काट दो, कितने बल आ गए बताओ, 6। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप n आवेशों के बीच में बल निकाल सकते हो, 2 के बीच में 1, 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6। हमने आपसे क्या पूछा था कि 10 आवेशों के बीच में बल बताओ, तो भैया 10 में से एक गए 9 और बटे में 2 पंचे 10, कितने बल लगेंगे, पूरे 45 बल लगेंगे। अब सोचो अभी तुम 45 बलों को इधर उधर करके जोड़ते तो तुम्हें पता चलता कितना मेहनत का काम है। तो ये फार्मूला याद रखो कि n आवेशों के समूह में लगने वाले बलों की संख्या n - 1/2।
क्लियर हो गया? आगे बढ़े सर। चलिए अच्छे से समझते चलो, ठीक है। अगली चीज अब हम लोग क्या समझेंगे, एक पॉइंट बड़ा खतरनाक है, इसको समझो। ये खतरनाक पॉइंट क्या है कि बेटा जैसे दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, ठीक है, बीच का सेपरेशन, बीच की दूरी R है। दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी R है। तो इनके बीच में बल लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R², ये बल लग जाता है। अब अगर मान लो हम इन आवेशों के निकाय में क्या करें, इस आवेशों के निकाय में एक कोई तीसरा आवेश क्यों रख दिए, दो आवेशों के निकाय में हमने तीसरा आवेश क्यों, जब तीसरा आवेश क्यों रख दिया तो याद रखना हाल एक चीज होगा कि इसके बीच बल लगने लगेगा, इसके बीच बल लगने लगेगा, लेकिन इन दोनों के बलों के मान में अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूं कि दो आवेशों के बीच में कोई तीसरा आवेश रख देने से उन आवेशों के बीच के बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं बात समझे? दो आवेशों के बीच में तीसरा आवेश रख देने से उन आवेशों के बीच के बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? जैसे भैया बहुत सिंपल है, जैसे हम तुम्हारे गुरुजी हैं, बोलो हाँ सर। हम तुम्हारे क्या हैं? गुरुजी हैं। और आप हमारे शिष्य जी हो, बोलो हाँ सर। आप हमारे क्या हो? चेला हो, शिष्य हो, ठीक है। हम आपके गुरु हैं। हमारे तुम्हारे बीच एक फ्लो हो रहा है, इट इज कॉल्ड फिजिक्स का फ्लो ना। आप हमें गुरु मानते हो और हम आपको चेला मानते हैं, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, ठीक। अगर मान लो बेटा कि इन दोनों के बीच में, हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा बच्चा आके बैठ जाए, क्या हो जाए? तीसरा बच्चा आके बैठ जाए, तो क्या हम और तुम जो गुरु शिष्य के रिश्ते पे थे, तो क्या हम दोनों पति पत्नी घोषित हो जाएंगे? बोलो, क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे तुम्हारे बीच वही रिश्ता होगा जो पहले था, गुरु शिष्य वाला। उसको कोई नहीं बदल सकता। दूसरा, तीसरा, चौथा, चाहे बीच में जो आ जाए, सेम वही कंडीशन है कि दो आवेश रखे हैं, बीच में बल लगता है, तीसरा रख दो, उनके बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इनका क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन, वो बात अलग है, लेकिन इनका जो रिलेशन था वो वही रहेगा जो पहले था। इनके आ जाने से इन दोनों का रिश्ता ना बदलेगा। आई बात समझ में? नोट कर लिए? अब भाई, अब कूलम्स लॉ पे हम कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। कूलम्स लॉ पे कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए समझना गौर से। हमने एक क्वेश्चन दिया। अच्छा, क्वेश्चन लगाने के पहले एक चीज, बलों का परिणामी निकालना वैसे सबको पता होगा, 11 में खूब निकाले हो, लेकिन एक बार मैं याद दिला दूं आपको कि बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं। अभी न्यूमेरिकल की वन शॉट अलग आएगी और ये थ्योरी की वन शॉट अलग होगी। जैसे चैप्टर का थ्योरी पोर्शन एक वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा, फिर एक वीडियो जिसपे पता चला 100 सवाल लेके आ गए, धड़ाशाही कर देंगे फिजिक्स को, ठीक है। तो बलों का परिणामी, आराम समझो। देखो बेटा, अगर कहीं पर पहली कंडीशन ये है कि दो बल सेम डायरेक्शन में लगे हैं, ये F1 लगा है और इसी डायरेक्शन में F2 लगा है। दो बल सेम डायरेक्शन में लगे हों तो इन बलों का जो परिणामी होता है वो सीधे सीधे इनको जोड़ देते हैं। इन बलों का जो परिणामी होता है हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं? जोड़ देते। दूसरा है कि अगर मान लो कोई आवेश रखा है, एक बल इधर लगा F1, दूसरा बल F2 इधर लगा हुआ है, तो इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा? तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा इनके अंतर, इनके डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक। तीसरी बात समझ लो सब लोग कि अगर मान लो किसी वस्तु पर एक बल F1 इधर लग रहा है, दूसरा बल F2 इधर लग रहा है, बीच का ये वाला एंगल थीटा है। एक बल F1 इधर लग रहा है, एक बल F2 इधर लग रहा है, बीच का एंगल थीटा है। तो यहां पर जो बलों का परिणामी आएगा वो हो जाएगा रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा।
क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रूट के अंदर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों बलों के बीच में एंगल थीटा बन रहा हो, विपरीत डायरेक्शन में ये, सेम डायरेक्शन में ये। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ सवाल पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल सवाल है। 2 कूलाम व 4 कूलाम, बिल्कुल सिंपल गरीबों वाला सवाल देते हैं। पहले गरीबों से शुरुआत करते हैं, फिर अमीरों की बात करेंगे। ठीक है, तो गरीबों वाला सवाल है, आराम समझना। 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से आवेश एक दूसरे से हमने कहा एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 मीटर की, हाँ भाई, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। हमने कहा उनके मध्य मतलब दोनों के बीच में रखे 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम, उनके मध्य रखे 1 कूलाम आवेश पर बल का मान व दिशा बताओ। उनके मध्य रखे 1 कूलाम आवेश पर बल का, ठीक है, मान व दिशा बताओ। बल का मान व दिशा बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, दिशा बताओ। ठीक, सवाल आपने देख लिया क्या कह रहा है। 2 आवेश हैं, 2 कूलाम का, एक 4 कूलाम का, बीच की दूरी जो है, बीच का सेपरेशन 2 मीटर है। कह रहा उनके बीच में, ठीक बीच में हमें 1 कूलाम का आवेश रख दे तो बल बताओ। तो पहला आवेश है 2 कूलाम का, दूसरा आवेश है 4 कूलाम का, बीच की दूरी भैया कितनी है, 2 मीटर। बीच की दूरी बाबू कितनी है, 2 मीटर। अब तुमसे बोला कहा जा रहा है कि दोनों के ठीक बीच में 1 कूलाम का आवेश रखना है। दोनों के ठीक बीच में हमने यहां पर कितने कूलाम का, 1 कूलाम का। इस पर पूछ रहा बल बताओ, 1 कूलाम का जो आवेश रख दिया, इस पर बल बताओ। तो भैया एक बात समझो कि इस पर ये वाला आवेश बल लगाएगा, इस पर ये वाला आवेश भी बल लगाएगा। ठीक बीच में रखे हो तो दूरी क्या होगी, 1 मीटर इधर से होगी, ठीक है, और 1 मीटर इधर से होगी। दोनों तरफ से दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लगेगा, दोनों धन आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा इधर की ओर। ये दोनों धन आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा इधर की ओर। बात समझ में आई। F1 इसके द्वारा लगा बल है और F2 इसके द्वारा लगा बल है। अच्छा सर, बल का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पहले आप इधर से F1 निकाल लो, फिर उधर से F2 निकाल लेना। F1 का मान आ जाएगा भैया, इसकी वैल्यू सीधे सीधे रख देते, 9 × 10⁻⁹। इधर से ये आवेश है, ये आवेश है। पहला आवेश 2 कूलाम, दूसरा आवेश 1 कूलाम, बीच की दूरी बोलो 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ बल बराबर कितना आ गया, 9 दूनी 18 × 10⁻9 न्यूटन। किधर लगेगा, इधर की ओर। फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा भैया, सेम चार्ज है। इधर से देखो ये दोनों आवेश भी क्या हैं, धन आवेश हैं। तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9। पहला आवेश 4 कूलाम, दूसरा 1 कूलाम। पहला 4, दूसरा 1, बीच की दूरी बोलो 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर ना। तो कितना आ जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो F2 बराबर हो जाएगा 9 चौको 36 × 10⁻9 न्यूटन का। ठीक, अब देखो ये वाला F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है। F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है। आपको क्या चाहिए, इन दोनों बलों का परिणामी बल चाहिए। दोनों बलों का परिणामी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हैं। मैंने बताया भैया कि जब अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स होंगे, विपरीत दिशा के बल होंगे, तो उनका जो परिणामी होगा उनके माइनस के बराबर। घटा देना दोनों को, जो बड़ा होगा, F2 बड़ा है, F1 छोटा है, क्या करोगे, F2 से F1 को घटा दोगे।
F2 से F1 को घटा दोगे। Ft की वैल्यू है 36 गुणित 10 की पावर 9 माइनस 18 गुणित 10 की पावर 9, कितना आ गया बताओ, 18 गुणित 10 की पावर 10, 9 न्यूटन का बल आ गया। और एक चीज, इन दोनों बलों में जो भी बल बड़ा होता है वही दिशा परिणामी की दिशा हो जाती। कौन बड़ा बड़ा भैया, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा? F2 बड़ा है। अच्छा F2 बड़ा है तो F2 की डायरेक्शन कहाँ है, 2 कूलाम की ओर। तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे इतने न्यूटन का परिणामी बल लगेगा, वो भी किधर लगेगा भैया, 2 कूलाम की ओर लगेगा। किधर लगेगा बताओ बाबू, 2 कूलाम की ओर लगेगा। नोट कर लो ये फॉर्मूला, ये सवाल पूरा एक तरफ से। फिर आगे बढ़ते, हो गया सबका, आगे बढ़े। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत प्यार से। मान लो हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, मान लिया जिसके प्रत्येक शीर्ष पर Q, Q और Q आवेश रखा है। समबाहु त्रिभुज का नाम है मान लो A B, क्या नाम है, A B C, क्या नाम है, A B C, ये समबाहु त्रिभुज का नाम। हमने कहा कि इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, प्रत्येक भुजा स्मॉल a है। क्वेश्चन कहता है शीर्ष B पर रखे, शीर्ष B पर रखे आवेश पर, शीर्ष B पर रखे आवेश पर बल बताओ। क्वेश्चन ये है शीर्ष B पर रखे आवेश पर बल बताओ। आराम से समझना भैया सवाल को, ठीक। चलो B पर रखे आवेश पर बल बताओ। तो B वाला जो आवेश है इस पर देखो, ये वाला आवेश बल लगाएगा, मान लो इसका फोर्स F1 है, ये वाला आवेश बल लगाएगा, मान लो इसका फोर्स F2 है। तो A पर रखा आवेश और B पर रखा आवेश दोनों धन आवेश हैं, और अगर दोनों धन आवेश हैं तो 2 धन आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का। तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा भैया, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा इधर की ओर, तो बल F1 हो गया इधर की ओर। फिर C पर जो रखा आवेश है वो B पर रखे आवेश पर बल किधर लगाएगा। तो इधर से भी देखो दोनों आवेश कैसे हैं, धन आवेश है। अगर दोनों धन आवेश है कौन सा बल लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दूर भगाएगा। तो इधर का आवेश भी इसको दूर भगाएगा, तो इधर वाला जो बल लगेगा F2 वो भी इधर लगेगा, ठीक। चलो भैया, अच्छा एक बात बताओ, बल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला है। तो अब आप चाहे F1 निकालो चाहे F2 निकालो, चाहे उधर से बल F1 निकालो चाहे इधर से बल F2 निकालो, दोनों तरफ से आवेश बराबर है, दोनों तरफ से दूरी बराबर है, तो बल भी तो बराबर आएगा। तो F1 बराबर हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q दूसरा आवेश Q, बीच की दूरी बताओ कितनी है स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये बल का मान आ गया। भैया यहाँ पे ना दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, ना तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भैया फिर इनका परिणामी कैसे आएगा। तो यहां पर बीच में एक एंगल बन रहा है, अब ये एंगल निकालो। ये जो त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसका ये वाला कोण 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा, तो ये वाला भी 60 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो बीच के कोण कितना बन गया 60 डिग्री। दोनों बलों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। अब आप निकालोगे शीर्ष B पर रखे, ऐसे लिख देना भाई हिंदी में, शीर्ष B पर रखे आवेश पर परिणामी बल। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा कितना 60 डिग्री।
थीटा कितना 60 डिग्री। तो बताओ एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए F1 F2 दोनों बराबर हैं, दोनों का मान थोड़ा बड़ा है, हम इसको एक छोटा मान x मान लेते हैं, छोटा मान x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? छोटा सा मान x मान लेते हैं। चलो भैया, तो F1 का मान रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू बोल दो भैया, कॉस 60 की वैल्यू बोल दो बाबू 1/2। ये 2 कैंसिल, 3 बार एक्स स्क्वायर आएगा तो रूट के अंदर 3x स्क्वायर, बाहर क्या आएगा x√3, कितना आएगा x√3। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1/4 के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हाँ बटे a स्क्वायर, 4πε0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू √3। ठीक, ये बल का मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शीर्ष B पर रखे आवेश पर बल। अब इसी तरह का कोई भी सवाल बन सकता है, डिजिट दे दे आपको, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, ऐसे कोई डिजिट दे दे। ठीक, तो इस प्रकार से भी हम लोग आवेश पर बल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सब लोगों को।